हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 10th चैप्टर पढ़ेंगे जो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 टू 1905। तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं इंडियंस को हर फील्ड में सप्रेस कर रहे थे और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी गिर रही थी, फैमिन्स और पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो अब यहाँ पे इसके चलते जो इंडियंस हैं उन्हें समझ में आ रहा था कि ये ब्रिटिश रूल है कहीं ना कहीं इनके फेवर में काम नहीं कर रही और यहाँ पे अब काफ़ी सारी जो डिमांड है वो इंडियन पीपल को लेकर के अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेशनलिस्ट जो है पार्टी फॉर्म करेंगे और यहाँ पे जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉरेन डोमिनेशन। तो यहाँ पे क्या क्या परिणाम हुए फॉरेन डोमिनेशन के। Every class, every section of the Indian society gradually discovered that its interests were suffering at the hands of the foreign rulers. तो अब यहाँ पे इंडियंस को पता चल चुका था कि जो भी इनके सप्रेस होने का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रूल है। पीजेंट्स पहले से सप्रेस थे, आर्टिसन हैंडीक्राफ्ट मैन भी इनका बिजनेस बंद हो चुका था क्योंकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो चुकी थी, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ आ चुकी थी। तो ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में जा चुके थे। वर्कर्स रियलाइज दैट द गवर्नमेंट साइडेड द फॉरेन कैपिटलिस्ट। अब जो वर्कर्स थे, जितने भी इंडियन कैपिटलिस्ट थे, उनको गवर्नमेंट कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी था। एजुकेटेड इंडियंस जो कि पहले रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट है उसके अगेंस्ट में थे क्योंकि ये वायलेंस नहीं चाहते थे, बट यहाँ पे बाद में ये भी डिसअपॉइंट हुए, ब्रिटिश जैसा रूल कर रही थी और जैसे हर फील्ड में सप्रेस कर रही थी इंडियंस को। और जो भी इंडियन कैपिटलिस्ट थे उन्हें लग रहा था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये अगर नहीं होगा तो ये तभी जाके अपनी जो है ग्रोथ कर सकते हैं, वरना जो फॉरेन कैपिटलिस्ट हैं इन्हें सप्रेस कर देंगे और यहाँ पे इंडियन कैपिटलिस्ट ग्रो नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसेस जो इन्होंने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करा क्योंकि यहाँ पे अब हर तरह से पैट्रियोटिक फीलिंग आ चुकी थी क्योंकि यहाँ पे इतना ब्रिटिश जो है अब बहुत लिमिट क्रॉस कर चुकी थी और अब सब इंडियंस कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि ये रूल जो है हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के चलते यहाँ पे नेशनल मूवमेंट जो है राइज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन्होंने अपनी आपसी जो दुश्मनी है वो भुला करके यूनाइट हो करके अब इन्होंने सोचा कि ये कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में लड़ेंगे। अब है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी एंड होते होते जो इंडिया है पहले से काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका था। ब्रिटिश ने काफ़ी जो है रेलवेज, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कर चुके थे और इसके ज़रिए अब जो लिटरेचर हो गया, प्रेस हो गया, जो पैट्रियोटिक फीलिंग है वो भी स्प्रेड हो रही थी और ये जो ब्रिटिश ने मॉडर्नाइज किया ये एक बेनिफिट था इंडियंस को। अब यहाँ पे जो पैट्रियोटिक थॉट्स हैं वो अराइज हो रहे थे इसके थ्रू और यहाँ पे अब सब लोगों को समझ में आ रहा था कि उनके जो एक कॉमन एनिमी है वो है ब्रिटिश रूल, फॉरेन रूल। अब यहाँ पे जितने लोग हैं वो सिर्फ इंडियन नेशन के लिए जो है काम कर रहे थे और जो है नेशनलिज्म है इसके थ्रू राइज हो रहा था। अब है नेक्स्ट वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे इंडियंस जो है, अब जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्टडी करने लगी यूरोपियन नेशंस की जो कि 19th सेंचुरी में हुई। अब कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी इंस्पायर हुए वो अदर नेशन से और वही आइडिया लेकर के उन्होंने सोचा कि अगर और कंट्रीज़ यहाँ पे नेशनल मूवमेंट्स कर सकती है और फ्री हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था वो
कारण नहीं था नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि हमने देखा कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो बस पार्शियल था। ब्रिटिश ने इस तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था इंडिया को कि ताकि ये सिर्फ इतना ही पढ़ सके कि ये इनके सबऑर्डिनेट रैंक में कैपेबल हो सके, और ज़्यादा जो हाई एजुकेशन है तो वो प्रोवाइड नहीं करते थे। नेशनलिस्ट के आइडियाज़ थे वो भी मॉडर्न आइडियाज़ थे। ये एजुकेटेड इंडियंस ही थे जो कि हर तरह से यहाँ पे मॉडर्न थॉट्स स्प्रेड कर रहे थे। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एजुकेटेड इंडियंस थी। तो एजुकेटेड इंडियंस के अमंग तो ये इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन का काम कर रही थी, बट ये वॉल थी बिटवीन कॉमन पीपल एंड एजुकेटेड अर्बन पीपल। अब एजुकेटेड जो पीपल थे वो तो इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे, बट यहाँ पे जो अर्बन या रूरल पीपल थे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो वो अब जो भी करंट में चल रहा है उस थॉट से कैसे वो अवेयर होंगे। तो इसके लिए दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, बीजी तिलक और काफ़ी अदर जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने हर तरह से जो है इंडियन लैंग्वेज को स्प्रेड करने की यहाँ पे कोशिश करी इन एजुकेशन सिस्टम, ताकि जो भी इंडियंस है वो अवेयर हो जाएं और यहाँ पे उन्हें मॉडर्न आइडिया का पता चले, मॉडर्न थॉट्स का पता चले। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द प्रेस एंड द लिटरेचर। तो प्रेस और लिटरेचर का पहले से ही काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स मेड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में न्यूज़पेपर स्प्रेड होने लगे थे, नेशनलिस्ट के न्यूज़पेपर्स। तो ऑफिशियल पॉलिसीज़ की यहाँ पे निंदा हो रही थी इनमें, प्रेस और लिटरेचर में जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है उसकी निंदा हो रही थी। और यहाँ पे जो है लोगों को अवेयर किया जाता था कि उन्हें यूनाइट होकर चलना है और नेशनल वेलफेयर के लिए वर्क करना है। आइडियाज़ दिए जाते थे सेल्फ गवर्नमेंट के कि अब उन्हें किसी के ऊपर अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किसी अदर रूल के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही थी, इंडस्ट्रियलिज्म, ये सारी चीज़ें जो है इनके थ्रू स्प्रेड हो रही थी। तो नेशनल लिटरेचर भी स्प्रेड हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ नोवेल्स, एसेज एंड पैट्रियोटिक पोट्री। तो इनके चलते यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। तो यहाँ पे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में काफ़ी कुछ लिखा है, लक्ष्मीनाथ बैजी-बरू ने आसामीज में लिखा है, विष्णु शास्त्री चिपलुकर ने मराठी में और सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में और अतलफ हुसैन अली ने उर्दू में। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज़ पास्ट। तो यहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट थे जो इस तरह से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ फोकस कर रहे थे इंडियाज़ के पास्ट में। और यहाँ पे जो हिंदू रिफॉर्मर हैं, जो कि कुछ जो ये है सिर्फ अशोका, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य एंड अकबर जैसे रूलर्स की यहाँ पे उनकी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे और ये शो कर रहे थे कि हमें जो अपनी इंडिया को है इस तरह से रिक्रिएट करना है जैसे हमारी इंडिया जो एंशिएंट टाइम में थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहे थे कल्चरल हेरिटेज को, जबकि ये जो मॉडर्न जो उस टाइम पे करंट बैकवर्डनेस थी उसे इग्नोर कर रहे थे। और यहाँ पे ये इंडियंस को इन बातों से वंचित कर रहे थे कि इंडियन सोसाइटी में अभी इतनी बैकवर्डनेस है, ये सारी चीज़ें ये इनसे अवेयर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनका फोकस बस किस में था, इंडिया के पास्ट को लेकर के था। तो इसके थ्रू क्या हो रहा था, कम्युनल सेंटिमेंट्स जो है वो ग्रो हो रहे थे। तो यहाँ पे अब जो हिंदू ऐसे रिफॉर्मर हैं जो कि सिर्फ एंशिएंट पीरियड को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो कुछ ऐसे मुस्लिम भी होंगे जो कि मुग़ल पीरियड को ग्लोरीफाई करेंगे। तो इससे कम्युनल सेंटिमेंट्स जो है वो अराइज हो रहा था। और कुछ जो लोग हैं वो अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है वो अवेयर नहीं थे। तो
उन्हें पता नहीं था कि नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि ये जो रूल है हम इसके फेवर में रहना चाहिए या फिर इसके अगेंस्ट में रहना चाहिए। नेक्स्ट है रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये भी एक फैक्टर बना ग्रोथ ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट्स का। नेक्स्ट है प्रेडेसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक पार्टी है जो नेशनलिस्ट ने फॉर्म करी, 1885 में स्टार्ट हुई, और इसका जो मेन काम था वो इंडियन पीपल के फेवर में काम करना था और उनकी जितनी भी डिमांड है उसे अराइज करना था। तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है वो कैसे होती है, राजा राम मोहन रॉय जो कि फर्स्ट लीडर थे, जो एक रिफॉर्मर थे, फर्स्ट रिफॉर्मर कह सकते हैं, तो इन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए जो है कंसर्न जो है सबसे पहले फील किया, और इन्होंने जो ब्रह्मो समाज है वो भी स्टार्ट किया था 1828 में। तो इन्होंने काफ़ी जो है फर्स्ट लीडर थे और काफ़ी अच्छे लीडर थे, काफ़ी बेस्ट रिफॉर्मर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनिशिएट इन्होंने ही किया था। तो 1866 में फिर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करा लंदन में। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाता था, इंडियन क्वेश्चंस को, टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया का। ये आईएनसी के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी के 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे, और यहाँ पे बंगाल में सुरेंद्र नाथ और आनंदा मोहन बोस जो कि नेशनलिस्ट थे बंगाल के, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया इन जुलाई 1876 में। और इसका एम क्या था कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना, जितने भी मतलब पॉलिटिकल फील्ड में हो गया या फिर इंडिया के यूनिफिकेशन को लेकर यहाँ पे पब्लिक के जो ओपिनियन है उसे क्रिएट करना। तो और यहाँ पे जनरल जो अवेयरनेस है उसे भी फैलाना, क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। जस्टिस रेनाडे एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड द पुना सार्वजनिक सभा इन 1870। एम विरार रघुवाचारी हो गए, जी सुब्रमण्य अय्यर हो गए, आनंद चार्लू हो गए, और अदर उन्होंने क्या फॉर्म किया, मद्रास महाजन सभा इन 1884 में। फिरोज शाह मेहता, केजे तेलांग, बदरुद्दीन त्याबजी, ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अदर फॉर्म्ड, इन्होंने क्या किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी फॉर्म करी इन 1885 में। बट प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे वो काफ़ी कम नंबर में थे, और ये जो है पूरे मास को अपनी जो आइडियाज़ है उसे स्प्रेड करने में इतने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि जो इंडियन एसोसिएशन है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा इन बिकमिंग एन ऑल इंडिया बॉडी। नेक्स्ट आता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये फाउंड हुआ इन दिसंबर 1885 में, और ये जो आइडिया है वो दिया ए.ओ. ह्यूम ने। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो सिविल सर्विस के एक मेंबर थे, और इनका जो मेन पर्पस था इसके पीछे ये आइडिया देने का वो था एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट करना अमंग एजुकेटेड इंडियंस। तो अब इसका मतलब क्या है, ये चाहते थे कि ये गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे और चाहते थे कि रिवोल्ट वगैरह सप्रेस किया जाए। तो इसे सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये आइडिया दिया कि आप कोई एक आईएनसी फॉर्म कर लो, पार्टी फॉर्म कर लो, जिससे क्या है कि आप इंडियंस के पक्ष यहाँ पे रख सकते हो और तब जाके आपकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो सकती है। तो इनका मेन पर्पस यही था कि जो रिवोल्ट और मूवमेंट्स है उसे सप्रेस किया जाए। तो फर्स्ट सेशन हुआ एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885 में, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो उस टाइम पे 72 डेलीगेट्स ने ये मीटिंग अटेंड करी थी। तो इनका पर्पस ये था कि ये डिसकंटेंट पीजेंट को उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर करना चाहते थे, और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स है उसे, और इनका जो काम था वो था देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट को लेकर के। इन 1886 में
जो डेलीगेट्स थे वो 436 इन नंबर थे। और इन 1890 कादम्बिनी गांगुली जो कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था, और ये ग्रेजुएट थी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे काफ़ी अदर चीज़ों ने भी रिसोर्सेज ने जो है नेशनलिज्म को फैलाया। प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस, प्रोविंशियल एंड एसोसिएशंस एंड नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स वर द अदर ऑर्गन्स ऑफ द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो काफ़ी ग्रेट प्रेसिडेंट्स थे आईएनसी के, और काफ़ी और लीडर्स भी थे, जैसे दादा भाई नेहरू जी हो गए, बद्रुद्दीन त्याबजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे तो उनका क्या एजेंडा था, क्या उनका पर्पस था? तो ये बेसिकली जो है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहे थे, और ये नेशनल यूनिटी लाना चाहते थे अमंग पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस एंड पॉलिटिकल वर्कर्स एंड लीडर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन, कास्ट एंड रिलीजन। तो बेसिकली ये सबको यूनाइट करना चाहते थे, और जितनी भी इंडियन में जो मुद्दे हैं उसे उठाना चाहते थे और उन्हें सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी थी हमने पहले से देखा कि काफ़ी गिर रही थी, और जिसके चलते नेशनलिस्ट को ये पता चल गया था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है वो काफ़ी यहाँ पे गलत कर रही है, और काफ़ी उन्होंने निंदा करी। तो द नेशनलिस्ट हैड अंडरस्टूड दैट ब्रिटिश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो हैंडीक्राफ्ट का सप्रेशन, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, हाई रेवेन्यू होता था, सॉल्ट टैक्स भी होता था, और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो सप्लाई किए जा रहे थे। तो मतलब इंडिया को बिल्कुल रॉ मटेरियल से खाली करके और ब्रिटिश पे ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन द रेलवेज, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रीज़ फॉर सप्रेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे रेलवेज, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ में ये जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में, और इंडियन जो कैपिटलिस्ट है उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक्सपेंडिचर और मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा खर्चा था, हमने पहले भी पढ़ा है। और यहाँ पे इसके चलते जो नेशनलिस्ट ने है एक आइडिया दिया स्वदेशी का, जिसमें सिर्फ इंडियन गुड्स को यूज़ करने की बात की गई और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की गई। तो ये बाद में होता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिफॉर्म किया गया? तो नेशनलिस्ट ने ये डिमांड रखी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट पास किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इस एक्ट में इन्होंने क्या किया, मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया, और जो कुछ मेंबर्स इसमें रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे, और मेजॉरिटी जो होगी वो ऑफिशियल्स की होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें जो मेनली जो बैठेंगे वो ब्रिटिश ही होंगे। तो यहाँ पे नेशनलिस्ट को फिर यहाँ पे उन्होंने जो है एक डिमांड राइज करेगी, इसमें लार्ज शेयर जो होना चाहिए वो इंडियंस का ही होना चाहिए काउंसिल में, क्योंकि अगर एक नेशन है जिसमें इंडियंस रह रहे हैं तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया ही को तो चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। दे डिमांडेड इंडिया टू कंट्रोल द पब्लिक पर्स। तो वो चाहते थे इंडिया ही जो टैक्स वगैरह है इनकी जिम्मेदारी इंडिया ही संभाले। तो 20th सेंचुरी में यहाँ पे जो एक क्लेम आया स्वराज्य या फिर सेल्फ गवर्नमेंट का, तो नेशनलिस्ट ने ये अराइज़ किया कि सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट अराइज इन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, सबसे पहले कांग्रेस में ये बात आई बाय गोखले इन 1905। तो सबसे पहले गोखले जी ने ये बोला, एंड बाय दादा भाई नेहरू जी 1906। तो ये जो स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ, 1905 में हुआ। कांग्रेस में सबसे पहले बोला गया स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट के बाद सबसे पहले 1905 में बोली गई बाय जी.के. गोखले। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स। तो अदर जगह रिफॉर्म्स करने की क्या बात कही गई, तो नेशनलिस्ट ने ये डिमांड रखी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स में यहाँ पे
ये चाहते थे हर जगह इंडिया जो है वो काम करे, और वांटेड इंडियनाइजेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सर्विसेज में हाई रैंक्स में इंडियन को अलाउड नहीं था। तो ये डिमांड अराइज हुई कि इंडियन को भी मौका मिलना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पावर्स, दोनों पावर्स अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग जो है वर्क करनी चाहिए। अपोज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी जो इंडियन के फेवर में नहीं थी तो उसका अपोज किया, और वांटेड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पे जो ये चाहते थे इंडियन वर्कर्स का डिफेंस हो फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो भी माइग्रेटेड वर्कर्स हैं जो बाहर काम करने के लिए गए हैं, जिन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे डिफेंस हो, ये सब चाहते थे वो। तो नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स को लेकर के जो लोग हैं कैसे आवाज़ उठा रहे थे। इन 1897 बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक को और सेवरल अदर लीडर्स एंड न्यूज़पेपर एडिटर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड कर रहे थे हेट एंड डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इन सब के चलते इन्हें अरेस्ट कर दिया गया। तो लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि उनके जो सिविल राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, और यहाँ पे न्यूज़पेपर जैसे जो जानकारी है वो स्प्रेड नहीं करने दी जा रही है। तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ दी सिविल राइट्स को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई। और एट पूना नाथू ब्रदर्स वर ऑल्सो डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल। तो इन्हें भी देश निकाला कर दिया गया, क्योंकि ये भी ऐसे नेशनलिज्म फैला रहे थे और ब्रिटिश के कहीं ना कहीं अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उनका कैसा मेथड था काम करने का। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो काफ़ी मॉडरेट थे, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे और शांति से जो अपना काम है वो करना चाहते थे। और इनका जो मेन पर्पस यही था कि ये पब्लिक ओपिनियन को रखते थे, उनकी डिमांड को अराइज करते थे और सबको यूनाइट होने के लिए एजुकेट करते थे। बट ये डायरेक्टली जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में नहीं थे। ये चाहते तो थे कि ब्रिटिश ही रूल करे, बट इनका जो रूल करने का तरीका है वो सिर्फ चेंज हो जाए और इंडियन के फेवर में हो जाए। तो डायरेक्टली ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं थे। और यहाँ पे दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ब्रिटिश रूल टू नेशन रूल। तो ये सिर्फ ये चाहते थे जो ब्रिटिश रूल है वो एज अ नेशन के लिए काम करे और यहाँ पे नेशन के फेवर में काम करे। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1889। तो 1889 में यहाँ पे नेशनल कांग्रेस के थ्रू एक ब्रिटिश कमेटी फॉर्म हुई और इस कमेटी ने स्टार्ट किया एक जनरल इंडिया के नाम से। और इसमें वही जो है पब्लिक इश्यूज़ को रखे गए और बात की गई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने की, कुछ रिफॉर्म लाने की। बट यहाँ पे जो है ये फेल हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, नेशनलिस्ट की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया फॉर रिफॉर्म। फिर बाद में जो नेशनलिस्ट है उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो लॉयल्टी है जो ये दिखा रहे हैं ब्रिटिश के लिए ये बिल्कुल ही वेस्ट है। अब आते हैं रोल ऑफ द मासेस। मासेस का क्या रोल रहा। तो यहाँ पे देयर वर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ लोग तो काफ़ी अवेयर थे, कुछ लोग नेशनलिस्ट थे और यहाँ पे ये मॉडर्न आइडियाज़ थे इनके माइंड में और मॉडर्न वे में सोच रहे थे और कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि ब्रिटिश रूल है जो सही नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे काफ़ी जो वास्ट पॉपुलेशन थी वो अनअवेयर थे इन सब चीज़ों से और कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड थे और यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करें या फिर इनके अंदर ही रह के यहाँ पे काम करें। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट है ये तो चाहती थी कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट है वो अराइज हो और ये पब्लिक को अवेयर करा रही थी कि ये जो कॉलोनियल डोमिनेशन है उनके अगेंस्ट में यहाँ पे अब काम होना चाहिए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि नेशनलिस्ट समझ रहे थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इंडियन नेशन के लिए काम नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का किस तरह से एटीट्यूड था आईएनसी के खिलाफ हो गया या फिर जितने भी नेशनल मूवमेंट हैं उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज हैज़ बिकम सस्पिशियस ऑफ द आईएनसी, और जैसे वाइसरॉय लाइक डफरिन एंड लॉर्ड कर्जन अटैक्ड आईएनसी बाय कंडेम इट। तो इन्होंने जो वाइसरॉय डफरिन है, जैसे इन्होंने ये जो हेट स्प्रेड किया आईएनसी के खिलाफ, और ये इस तरह से हेट स्प्रेड कर रहे थे कि आईएनसी जो है इनके लोगों के फेवर में काम नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी इन्होंने अपनाई, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पे अलग काम कर रहा था अपना, बाद में मुस्लिम लीग भी क्रिएट होता है, और यहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे थे कि आईएनसी जो है सिर्फ इंडियन पीपल के लिए सोच रहा है और मुस्लिम के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो इस तरह से जो है हेट स्प्रेड कर रहे थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अवेयर ना रहें। जैसे सैयद अहमद खान, राजा शिवा प्रसाद ऑफ बनारस एंड अदर प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट एन एंटी कांग्रेस मूवमेंट। तो इन्होंने जो डफरिन है, कर्जन है, इन्होंने इन सब को एनकरेज करा कि ये जो है एंटी कांग्रेस मूवमेंट को क्या बढ़ावा दे और ये जो आईएनसी है उनके अगेंस्ट में काम करे। नेक्स्ट, इवेल्यूशन ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट। तो अर्ली नेशनल मूवमेंट किस तरह से रहा, क्या तरीका था इसका। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे डिड नॉट अचीव मच सक्सेस इन द अर्ली फेज। तो अर्ली फेज में नेशनल मूवमेंट ने कुछ नेशनलिस्ट के जो मूवमेंट है उसने कुछ ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं करी, क्योंकि इनका जो तरीका था काफ़ी मॉडरेट वे में था। बट यहाँ पे इन्होंने जो दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ दैट टाइम। तो बट उस टाइम के हिसाब से अगर सोचा जाए, इन्होंने ही इनिशिएट कराया और इन्होंने ही सबको अवेयर कराया कि दे बिलोंग टू द कॉमन नेशन, और नेशनलिज्म ग्रो करवाया, और इन्होंने सब पीपल को अवेयर करवाया कि इनका सिर्फ एक कॉमन एनिमी है जो कि ब्रिटिश रूल है। इन्होंने लोगों को ट्रेन किया इन द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क, और आइडिया दिया डेमोक्रेसी का, सिविल लिबर्टीज़ का, सेकुलरिज्म का एंड नेशनलिज्म का। मॉडर्न आउटलुक दिया और इकोनॉमिक क्वेश्चंस राइज किए, और ब्रिटिश की जो कुनीतियाँ थी उसे भी एक्सपोज किया। और यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम भी यहाँ पे इवॉल्व हुए। तो इन्होंने एज अ बेस सर्व किया, जो लेटर जो मूवमेंट हुए उसके लिए बेस का रोल इन्होंने निभाया। अगर ये चाहे ये भले ही मॉडरेट ही थे, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं करते, इंडियंस की डिमांड नहीं रखते, तो यहाँ पे जो है अवेयरनेस बिल्कुल ही इंडिया में नहीं आ पाती कि क्या हमारे साथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो है मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया है। तो यहाँ इसी के साथ 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो इफ़ेक्टिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।